हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोगों के सितंबर एग्ज़ाम जो हैं वो अभी चल रहे हैं। अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है, आपको पता ही है। तो बच्चों, इसके रिगार्डिंग जो आज का हमारा ये सेशन रहेगा, इसमें सितंबर टेस्ट के रिगार्डिंग ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं 2 मार्क्स के वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, दिस इज अबाउट an element occur in BCC structure with edge length of 288 picometer. Find the density of the element if the atomic mass of this element is 51.7 U। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको ये एक ही हम न्यूमेरिकल करेंगे और इस एक ही न्यूमेरिकल से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल करने का तरीका बच्चों एक होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले डाटा लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले बीसीसी वर्ड जो है पढ़ा है, तो बीसीसी के लिए बच्चों जेड जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल वो 2 होता है। ठीक है, बाकी इसकी जो एज लेंथ है वो आपने लिख लेनी है, जो आपको गिवन है वो है 288 पिकोमीटर। अब 288 पिकोमीटर का आपने सीधा बच्चों याद रखना है, इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आपने 2.88 ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपने 10⁻⁻8 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लिख दोगे। अब आपने इसका क्यूब कर देना है। कैलकुलेटर पीएससीबी में अलाउड होता है, तो बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर क्यूब आपने कर देना है। ठीक है, अब बच्चों आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पे एम भी गिवन है, वो जो कि 51.7 यू के इक्वल है। नाउ जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो बच्चों होता है Z इंटू एम डिवाइड बाय ए क्यूब एंड एन नॉट, जो कि एवोगेड्रो नंबर के इक्वल यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो एन नॉट जो है वो एवोगेड्रो नंबर है, तो आपने वही आपने आप वैल्यूज लिख देनी है। अब सारी की सारी वैल्यूज बच्चों यहाँ पे पुट कर देना, Z इंटू 51.7। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ। 2.88 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर -24, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, तो ये बच्चों इसके साथ काटने के बाद आपने यहाँ पे 10 कर देना है बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 रेज टू पावर -1 आएगा, जो ऊपर जाके 10 बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लेना, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो आपका आंसर रहेगा आफ्टर सॉल्विंग इट, क्यूब ले लेना है इसका। ठीक है, तो वो 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इसी का और पार्ट है कि अगर आपका एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें M एंड N 2 एलिमेंट्स आर देयर, और जो इसमें N जो है CCP लैटिस बना रहा है, M जो है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका सिंपलेस्ट वे यही होता है बच्चों, आपने सबसे पहले N एलिमेंट N के जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो आपने ले लेनी है कि नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं। सपोज इट इज N। ठीक है, CCP लैटिस है, तो इसमें आपने मान लेना है कि N एलिमेंट जो है क्रिस्टल लैटिस में CCP में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, वहां पे N है। ठीक है, मतलब एलिमेंट N कंटेन दी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू N। ठीक है, अब आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो बच्चों कितना होता है, वो होता है डबल। ठीक है, डबल यानी कि यहाँ पे 2n के इक्वल आएगा। नाउ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो m है, m की वैल्यू कितनी है, m ऑक्युपाइज दी 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि 2n के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये बन गया 2n/3। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन m की आ गई 2n/3, और n की जो बच्चों हमने n ही लिया है, n के साथ n काट दो, तो आपका फार्मूला बन गया M2n3। दिस इज द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, सो सिंपलेस्ट वे है, सबसे इजी वे से ऐसे ही हम निकालते हैं। बाकी आपने वर्डिंग जरूर लिख लेनी है यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों डिफरेंशिएट है, ये सभी बच्चों को आता ही हुआ कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस बताइए। देखो दो बताने हैं, कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या होते हैं, नो पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये अनाइसोट्रॉपिक है, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। अमॉर्फस आर आइसोट्रॉपिक, इनको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ये सीडो सॉलिड होते हैं। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, अनसिमेट्रिकल है। सिमिलरली बच्चों स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस में कैटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। ठीक है, यहाँ पे लैटिस अपनी लैटिस में ही एटम होंगे, लेकिन वो अपनी पोजीशन से कैटायन जो है वहां पे एटम जो है डिस्प्लेस कर जाता है, जिसकी वजह से जहां से वो मिसिंग है वहां वॉइड खाली जगह दे देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो साइज है, जो कैटायन एनायन का रेशियो है, वो बच्चों ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट साइज इक्वल रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कटाइन का साइज जो है वो छोटा होता है, अनाइन का साइज बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए कटाइन जो है इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके आ जाता है। ओके जी, मतलब यहाँ पे AgBr जैसे या AgCl जैसे क्रिस्टल जो है Ag जिसका साइज छोटा है वो जाके इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके ट्रैप कर जाता है। एल्कली मेटल हैलाइड्स जो हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं देते। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आ रहा है, एल्कली मेटल हैलाइड्स डू नॉट गिव दी फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि कटाइन का साइज छोटा होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg of water at what temperature the solution boil where Kb is equal to this one। ये Kb वाटर के लिए है, ठीक है, इसको Kb रीड आपने करना है। देखिए न्यूमेरिकल करने के टाइम मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपने उसका डाटा जरूर लिख लेना है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो कि सल्यूट का काम कर रहा है, तो सल्यूट को हम B के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वेट जो है 18 ग्राम है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये भी पता है इसका मॉलिक्यूलर मास जो है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल होता है, बिकॉज इट्स फार्मूला इज C6H12O6। ओके, उसके बाद वेट जो है सॉल्वेंट का वो 1 kg गिवन है। इसके मॉलिक्यूलर मास की हमें जरूरत यहाँ पे नहीं है। आपने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपने निकालना क्या है, आपने बच्चों टीबी की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपको डेल्टा टीबी पहले निकालना पड़ेगा जो कि Kb इंटू एम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें मोलैलिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो मोलैलिटी के लिए आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे वैल्यूज जो है जो भी होगी अब हमने निकाल लेना है। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वेट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पहले हम निकाल लेते हैं, जो कि आएंगे WB डिवाइड बाय MB। WB कितना आ गया 18 डिवाइड बाय 180, यानी कि ये बन गया 0.1, ठीक है। सीधा ये है, ये 18 जो है 10 पे कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वेट ऑफ दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट यहाँ पे 1 kg है, सीधा ही ले लिया। तो जो नंबर ऑफ मोल आए वही बच्चों उसकी मोलैलिटी आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे Kb की वैल्यू 0.52 इंटू 0.1, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया आपको आंसर जो मिला है वो आया 0.052 केल्विन, ठीक है। ये आया डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी होता क्या है, वो होता है टीबी एलिवेशन टीबी नॉट, ठीक है। एलिवेशन कितना टेम्परेचर बढ़ा है सोल्यूशन का, तो वो कितना आ जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी जो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन में रहता है। डेल्टा टीबी आपने निकाल दिया, ठीक है। अब आपने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये 373.202 केल्विन यहाँ पे आंसर रहेगा। तो वेरी सिंसियरली इसको बच्चों न्यूमेरिकल को करना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल बाकी भी पेपर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो डेल्टा टीबी है याद रखना है, सॉरी Kb जो है Kb ऑलवेज फॉर सॉल्वेंट वाटर था, तो वाटर का 0.52 ये कांस्टेंट ही है, और इसके यूनिट भी याद रखने हैं केल्विन kg पर मोल। ओके जी, आगे बच्चों रेट कांस्टेंट आपने निकालना है। इसका हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला जो है 0.693 डिवाइड बाय T हाफ होता है, ठीक है। तो ये 0.693 डिवाइड बाय 4.6, व्हेन यू डिवाइड इट जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा। आई थिंक आप डिवाइड कर लेना, 0.15 पर सेकंड इसका आंसर आएगा। यूनिट विल बी पर सेकंड, रेट कांस्टेंट के यूनिट ये होते हैं। सेकंड पार्ट इसका है यूनिट ऑफ द जीरो, व्हाट आर द यूनिट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो बच्चों आपने याद रखना है। देखिए एक रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का ही वो क्वांटिटी है जिसका रेट कांस्टेंट के यूनिट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल आते हैं, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का तो हमने कर ही लिया, पर सेकंड होते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑर्डर आपने फाइंड भी करना है। ये एक्चुअल में है a रेज टू पावर 1/2 एंड b रेज टू पावर 3/2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जो भी आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो भी पावर रहेगी रेट लॉ एक्सप्रेशन में, कंसंट्रेशन रेज
रेज टू पावर जो भी वहां पे रहती है उनको आपने ऐड कर देना है, तो ये 4/2 इक्वल टू 2 के इक्वल आएगा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये आ रही है। नेक्स्ट बच्चों फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है जो कि बच्चों सल्फाइड ओर के लिए यूज होती है। याद रखना, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये एक स्टेप है जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, लेकिन हम ओर कौन सी लेते हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि आयरन सल्फाइड। ओके, तो ऐसे इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये बच्चों एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होता है, डिफरेंसेस इन दी वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें पता है कि जो ओर पार्टिकल्स हैं सल्फाइड ओर हैं, दे आर सॉल्युबल, या फिर दे कैन फॉर्म दी फ्रोथ विद दी मिनरल ऑयल। यहाँ पे हम जो ऑयल लेते हैं वो जनरली बच्चों पाइन ऑयल होता है, ठीक है, पाइन ऑयल। ओके, एंड वाटर के साथ गैंग पार्टिकल्स जो है वो मिक्स होने के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो फ्रोथ की प्रोसेस में, फ्रोथ की फॉर्म में सल्फाइड और जो है वो ऊपर चले जाती है झाग बन के, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ गैंग पार्टिकल्स, ठीक है, स्कम जो है वो नीचे रह जाता है। ओके, आगे बच्चों इसी में ये क्वेश्चन है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का प्रोसेस का डिफरेंस है। कैल्सिनेशन का मतलब विदाउट एयर, रोस्टिंग का मतलब होता है बच्चों विद एयर, लेकिन इसमें हम ओर को ऑक्साइड फॉर्म में मतलब कि हमने कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि कैल्सिनेशन में हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हमने हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज कर गया, लेकिन विदाउट एयर हमने उसको हीट किया है। सिमिलरली अगर हमारे पास देखो P4 है मॉलिक्यूल, ये तो बच्चों इंप्योरिटीज हैं, सीधी निकलेंगी नहीं, इसको रिमूव करने के लिए हम गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये P4O10 बना देता है, जो कि P2O5 गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फिर ये एवेपोरेशन हो जाती है। ऐसे ही सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। तो इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रोस्टिंग में जो लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक मेटालिक एंड एसिडिक कंपाउंड्स आर रिलीज, जैसे SO2 जो है वो क्या है, एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है। P2O5 भी ऐसे ही बच्चों, ये भी गैसीय स्टेट में रहता है। ओके जी, तो जनरली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैल्सिनेशन में अमिट करती है, यानी कि रिलीज होती है। नेक्स्ट इज वाई N2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों नाइट्रोजन का आपको पता है इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डू इन सच ए वे दैट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्डिंग के कारण ही बच्चों ये इनर्ट जो है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ट्रिपल बॉन्ड का आप मतलब बताइए, इसको तोड़ना बच्चों एक तो बल है आपको पता ही है, तो इसको तोड़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है। सिमिलरली इट एग्जिस्ट एज ए गैस मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। रीजन बिहाइंड it is a due to the p pi bonding। ओके, नेक्स्ट बच्चों आगे क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर जो SA1 का पेपर हुआ था टर्म 1 का, जब हमने टर्म 1 टर्म 2 खेला था, अभी तो आपका फाइनल फुल फ्लैज आपने सीधा ही फाइनल खेलना है, लेकिन हर मंथ आपके बच्चों एक मान लो कि आपका एक मैच हो रहा है। लास्ट मंथ में भी अगस्त में पेपर थे, अभी भी है, अब मुझे लगता है शायद नवंबर मंथ में पेपर आ जाए, दिसंबर में भी आएंगे, जनवरी में भी पेपर हर मंथ होने ही होने हैं, ठीक है। तो तैयारी आपकी बच्चों बहुत अच्छे से हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को बस ये है कि पेपरों को अच्छे से करना है, ये पेपर बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें क्वेश्चन है कि SF6 इज नोन बट SH6 इज नॉट नोन, रीजन क्या रहता है। देखिए बच्चों, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, जिसकी वजह से इसकी बच्चों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि +6 रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये SF6 बना देता है। लेकिन जो H2 है, इट इज वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दूसरी तरह से हम बात करें तो ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता +6 में, इसी वजह से ये H6 नहीं बना पाता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ये MCQ के रूप में ऐसे आया था, इसमें दोनों ही ऑप्शन दी हुई थी कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड हाइड्रोजन इज
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो और साथ में एक ऑप्शन थी बोथ ऑफ दीज, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन थी यहाँ पे शायद, थर्ड थी ये वाली और फोर्थ थी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऐसे ये ऑप्शन आई थी। नेक्स्ट इज व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट। तो मुझे नहीं लगता ये किसी बच्चे को नहीं आता होगा। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इजिली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं रिएजेंट से, गिव द इलेक्ट्रॉन टू देम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। सो दे हैव द टेंडेंसी टू शो द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबिलिटी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस which make them a good catalyst। ये आप लोगों ने आंसर जो है यहाँ पे देना है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ये आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये बच्चों जो थ्योरेटिकली है आपने कैसे लिखना है वो ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने इसमें जो बेस मेटल है यानी कि जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, जो कि यहाँ पे +3 आएगा क्योंकि साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, -6 दूसरी साइड जाएंगे तो -6 + 6 बन जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो गए, माइनस हो जाएंगे, +3 आएगा। तो आयरन का पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। जो हम आर्गन जो कि 18 रहता है, 18 4s2 18 + 2 कितने 20 हो गए, 20 + 6, ठीक है 26 बन गए टोटल। तो 26 ये बन चुके हैं बच्चों। तो इसके बाद अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल देने क्योंकि Fe3 पॉजिटिव है, तो ये 3d5 बन जाएगा, ठीक है। तो Fe3 पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे d ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद ये 4s है, 4s के बाद यहाँ पे आएगा 4p, ठीक है। ये 3d हो गया इनर ऑर्बिटल, 4s 4p, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए। बिकॉज साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पे होंगे जैसे ही इसको लिगेंड अप्रोच करेंगे, ठीक है, लिगेंड अप्रोच करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गेट पेयर अप, ठीक है। वो पेयर अप इस वे से होंगे, एक यहाँ आ गया 2 3 4 5 है ना, तो ये एक अनपेड आ गया, बाकी ये अवेलेबल बना दिए इसने। यहाँ पे एक साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी ऑर्बिटल को दे देने हैं। सिमिलरली यहाँ साइनाइड में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आपको पता है 6 यहाँ पे साइनाइड लगे हुए हैं, 3 आ गए, ठीक है। तो 3 ये आ जाएंगे, 3 यहाँ पे साइनाइड हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, D2sp3 होगी, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है D2sp3। तो इसका मतलब इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। सेकेंडली अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, लेकिन वीकली पैरामैग्नेटिक नेचर है, वीक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसका होगा। अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी आ जाए, बोहर मैग्नेटॉन में वो निकलती है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला आता है n × n+2 का स्क्वायर रूट। तो n आपने कितना पुट कर देना है 1 × 1 + 2 कितना आ गया 3 का स्क्वायर रूट जो है वो आपको पता है 1.732 होता है बोहर मैग्नेटॉन में। दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे मैंने करवा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मे बी कल मैं आपको श्योरली दे दूंगा, सेक्शन सी के होंगे, ताकि इतनी आप तैयारी कर लो आज, बाकी हम फिर कल करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, इसको बच्चों अच्छे से कर लेना, बाकी हम कल आपको वीडियो लेक्चर में करवा देंगे। थैंक यू बच्चे।